हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये हमारा आज का नया टॉपिक है। और इससे पहले हमने देखा जो किस प्रकार सूत जो कताई की जाती थी और उसके वस्त्र निर्माण होते थे। इसके अलावा भिन्न भिन्न उद्योगों का जो इस्पात आए, ये सब उभर कर आए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। जब इस विभिन्न प्रकार के इस्पात आ गए, जैसे स्टील के और लोह के, तो अब जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो अधिकारी थे, गवर्नर जनरल थे, और जो भी नए नए गवर्नर जनरल बन के आ रहे थे, वे सब चाहते थे कि भारतीय जो कि कृषि करते हैं, वे अब आगे आधुनिकरण में अपनी शिक्षा और अधिक अच्छी और उच्च कोटि की प्रदान की जाए। तो अब वे चाहते थे कि जो भारतीय देसी जनता है, वे इनकी दृष्टि में असभ्य थे और उनको सभ्य बनाने के लिए, अर्थात अपनी जो ब्रिटिश जो शिक्षाएं थी उसको प्रदान करने के लिए वे जोर देने लग गए। हालांकि अब हम अपना जो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें बस कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा बातें बताई नहीं गई हैं, बस यही बात पर बल दिया गया है कि हम आगे क्या क्या समझेंगे। तो हम अपना चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं कि ये देखिए, ये विलियम जॉन फारसी भाषा सीख रहे हैं। विलियम जो जॉन थे, बहुत से ऐसे शिक्षित व्यक्ति आए थे जो कई भाषा के जानकार थे। और देखिए, प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1784 में विलियम जॉन नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। ये विलियम जॉन, ये भी इंग्लैंड से ही आए थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। तो इन्हें जूनियर जज बनाया गया, कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और कानून का माहिर होने के साथ साथ जो जॉन थे, वे भाषाविद थे। भाषाविद वे होते हैं जो एक भाषा से अधिक भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और जो लैटिन का अध्ययन किया था। और साथ ही साथ वे क्या जानते थे, वे फ्रेंच जो भाषा होती है वे जानते थे, और जो अंग्रेजी भाषा थी वे जानते थे। वे अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। तो फ़ारसी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, इंग्लिश जानते थे, और लैटिन और ग्रीक में ये अध्ययन पहले से ही कर चुके थे। इसके साथ ही साथ वे अरबी अपने दोस्त से सीख रहे थे। विलियम जॉन यही हैं, ये जो ये बैठे हुए हैं, इन्हीं का चित्र है, ये इनके मित्र हैं। कलकत्ता में आने के बाद रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वान के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिक, अंक, गणित और चिकित्सा विज्ञान एवं अन्य विद्वानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो इन्होंने कई प्रकार की जो भाषा थी उनका ज्ञान था, और भारतीय संस्कृत को भी ये कई घंटों तक पढ़ते थे, और जो विद्वान थे उनके साथ बैठकर चर्चा करते थे, व्याकरण को जानते थे और कई अध्ययन पढ़ते थे। साथ ही साथ इन्हें कानून की, दर्शन की, राजनीतिक, नैतिक और अंकगणित और जो चिकित्सा विज्ञान था, इन सब का ज्ञान होता चला गया। और क्या है, जॉन ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात हुए बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पी रखते थे।
हेनरी टॉमस और कॉलब्रुक और तथा नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीख कर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विस्तार को समझने का प्रयास करने में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक संशोधन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। तो अब नए नए जो परिवर्तन समाज में आ रहे थे, तो उसमें जो शिक्षा थी वे बहुत महत्वपूर्ण थी। तो इसके परिवर्तन के लिए एशियाटिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना की गई बंगाल में। इसके अलावा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका, जहाँ पे अखबारों का प्रकाशन होता है, उसकी शुरुआत की गई। और जो भिन्न भिन्न विद्वान थे, जैसे कि हेनरी टॉमस, कॉलब्रुक, नेथेनियल हॉलहेड, ये सब भारतीय जो संस्कृत और फारसी ये सब इनके बारे में पढ़ते थे और उनसे मतलब उन पर एक तरीके से अनुवाद का काम करते थे। संस्कृत और जो फारसी, इनको अपने शब्दों में समझकर ये उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया करते थे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो जॉन और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के जो पवित्र एवं कानूनी ग्रंथों को खोजना एवं समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों वह कानूनों को उनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो जो बहुत से ऐसे ब्रिटिशर्स थे, जो अफसर थे इंग्लैंड से आए थे, उनका ऐसा मानना था, बहुत से जो थे वे ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटेन के लोग आए हैं वे अपनी संस्कृति को अपने भारत में मतलब उसी भाषा पर बल देते थे और उसी भाषा में ज्ञान देने की बात करते थे, शिक्षा देने की बात करते थे भारतीय लोगों को। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति थे, जैसे कि कॉलब्रुक हो गया, जॉन हो गया, ये सब मानते थे जो भारतीय संस्कृति है बहुत अधिक अच्छी है और अपने अगर भारत के इतिहास को उठा के देखा जाए तो बहुत अधिक नैतिकतापूर्ण थी। तो उन लोगों का मानना था कि यहाँ के जो भी संस्कृति है उसी के अनुसार यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए और शिक्षा प्रदान की जाए। और वे यहाँ के जो भी कानून थे और जो पवित्र ग्रंथ थे, इन सब के बारे में अधिक जानकारियाँ प्रदान करते थे और इनका अध्ययन किया करते थे। इस तरह जॉन और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। तो जो जॉन थे और कॉलब्रुक थे, ये दोनों प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा करते थे, उनकी व्याख्या किया करते थे और उनका अनुवाद किया करते थे। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे वे अपने इन सब अध्ययन को, अपनी ये जो रिसर्च होती थी, ये उसके माध्यम से अपने जो कार्य हैं उसके आधार पर आगे बढ़ते थे।
उन्हें विश्वास था कि ये जो परियोजना है न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी रियासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति की के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। तो ये जो जॉन थे और कोलब्रुक थे, इनका ये मानना था कि जो संस्कृति है भारत की प्राचीन काल से चलती चली आ रही थी, जो बीच में जिनका पतन हो गया, वे उसी को ही जारी रखना चाहते थे शिक्षा में, ताकि जो भारतीय लोग हैं वे अपने आप को इससे जुड़ा हुआ समझे और अपनी जो भी पुरानी स्थिति है उसे पूर्ण रूप से वैसे ही अपने आप को पाएं। लेकिन आगे चलकर बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी अलग अलग विचार रखे। अब देखिए, जब इनका इनकी ये सब विचार था, तो अब इसी क्रम में क्या हुआ, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। न केवल प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत एवं फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित थे और जैसे वे आदर और महत्व देते थे। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देश की जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे इनसे प्रभावित थे और वो चाहते थे कुछ ऐसा ही हो। इससे इन सब कार्यों की वजह से वे अपनी जो स्थिति है वे भारतीय जो हैं उनके समक्ष अच्छी रूप से प्रदर्शित करेगी या कर सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे इस बात को ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा वे होता है जहाँ पर एक सिखाने का केंद्र, चाहे वे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और कोई भी ऐसी छोटा भी कोई भी ऐसा स्थान, कहने का तात्पर्य ये है, मदरसा उसे कहा जाता है जहाँ पर सिखाया जाता हो, चाहे स्कूल हो गया, चाहे विद्यालय हो गया या चाहे महाविद्यालय हो गया। तो वो क्या हुआ, 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वह वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। तो प्राच्यवादी क्या होता है, ये देखिए, एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले और मुंशी, ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं या साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क
को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के फर्क को स्थापित करती है ये जो शब्द है कर्णकुल, वार्णकुल। तो प्राच्यवाद क्या होता है? जो एशियाई भाषाओं का ज्ञाता हो, गहन संस्कृत का जानकार हो। तो अब क्या है कि बल दिया गया था 1991 में और हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाने के लिए और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु क्या है, कंपनी के सभी जो अफसर हैं इन विचारों से सहमत नहीं थे। अब जो ये अफसर हैं ये कभी भी एकमत नहीं होते। तो बहुत से अफसरों का मानना था कि भारतीय जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है और प्राचीन तरीके से वे अपनी शिक्षाएं जो बीच में लुप्त हो गई हैं उसको पूर्ण रूप से जारी करने के लिए, मतलब उनकी शिक्षा पद्धति कुछ इस प्रकार से हो। लेकिन बहुत से अफसर इससे सहमत नहीं थे। लेकिन इसी से संबंधित एक देखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, कब हुई? 1791 में, ठीक है, बनारस में। ये इस कॉलेज के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लग गए थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटि से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। तो वो ये देखिए हमारे भारत है उनकी शिक्षाओं की आलोचना कर रहे हैं। कौन? पश्चिमी व्यक्ति, जो ब्रिटेन के हो गए, ये सब हो गए, तो ये सब आलोचनाएं कर रहे हैं। और उनका ऐसा मानना था कि ये जो भारतीय समाज है वे त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। अर्थात उन्हें भारतीय ज्ञान में, शिक्षा में, ग्रंथों में इन्हें कमी दिखाई देती थी। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जॉन मिल प्रमुख थे। तो प्राच्यवाद अर्थात जो संस्कृत भाषा का समर्थन करते थे और एशियाई भाषा जानने वाले, इन सबको प्राच्यवाद कहा गया। तो उनका विरोध करने वाले कौन थे? जॉन मिल। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उम्मीद और शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय वे पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह वैज्ञानिक और तकनीक सफलताएं हासिल कर ली है। तो ये जो जॉन मिल थे वे अपने ही देश अर्थात ब्रिटेन में जिस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन था, जिस प्रकार जो विद्यार्थी थे वे ज्ञान प्रदान कराते थे अपने विद्यार्थियों को, ब्रिटिश व्यक्ति, तो उस पर वे अपनी देश की शिक्षाओं पर बल देते थे। इन्होंने प्राच्यवाद को नकार दिया। अब इसी क्रम में आगे 1880 के दशक तक प्राच्यवाद का विरोध और तीखा हो गया। तो अब इसका विरोध बढ़ता ही जा रहा है। तो थॉमस जो वेबिंगटन थे, थॉमस वेबिंगटन मैकॉले इन आलोचनाओं में सबसे प्रखर और प्रभावशाली विचारक में से थे। कौन? थॉमस वेबिंगटन मैकॉले
वे भारत को सभ्य देश बनाते थे, जिन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुकाबले पूर्वी ज्ञान की कोई और शाखा इंग्लैंड के प्रति समक्ष नहीं थी। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उसका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैकॉले क्या समझते थे? वे सोचते थे कि जो पूरे यूरोप एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो अपने यूरोपीय अर्थात इंग्लैंड जिसका हिस्सा है, वे उनको अधिक ज्ञानवान और अधिक सुयोग्य मानते थे। तो वे ऐसा मानते थे कि जो पूर्वी व्यक्ति हैं, जो भारतीय हैं, उन पर ज़्यादा शिक्षा का बल देना और किसी विशेष प्रकार का उन्हें सुविधा प्रदान कराना, तो वे मानते थे वे खामखा पैसों की बर्बादी है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो मैकॉले क्या कहते हैं? उनका मानना था कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना और उनकी रुचियों एवं मूल्यों एवं संस्कृतियों को बदलने का रास्ता एकमात्र अंग्रेजी शिक्षा है। तो वे अंग्रेजी शिक्षा को अधिक बल दिया करते थे। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ये हैं। मैकॉल के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेज़ों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज और प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप रक्षण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पुस्तकाएं छपने लग गई। तो जो ये संस्थाएं बनी थी, इससे पहले जो कॉलेज बने थे और जो मदरसे बने थे, वे प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थन में बने थे, अर्थात जिसमें एशियाई और क्या कहते हैं संस्कृत का अधिक ज्ञान के लिए बल दिया गया था। तो उन्हें अधिक संरक्षण नहीं दिया और उनको उनके हालात पे ही छोड़ दिया गया। व्यापार के लिए शिक्षा 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए। इस संदेश को वुड का नीति पात्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवाद ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी जो थी उसके लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बताया कि अगर जो ब्रिटिश शिक्षाएं हैं जो ब्रिटेन में चलती है उस पद्धति के अनुसार अगर भारत में शिक्षा दी जाएगी तो उससे किस प्रकार के लाभ होंगे। इसी क्रम में आगे इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। अधिकांश इनका जो लाभ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अधिकांश रूप से अधिकतर आर्थिक लाभ ही ढूंढा करते थे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संशोधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब वहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों का अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो जो लाभ था वे कुछ इसी प्रकार से था कि अब जो भारतीय लोग हैं उनका कहना था कि ये जो लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गवर्नर जनरल भारतीय जो थे वे अपनी अंग्रेजी शिक्षा पर बल देते थे और उनका ये मानना था कि वो जब उन्हें भारतीय लोगों को उनकी पद्धति से शिक्षा दी जाएगी तो उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उनकी जो रुचियाँ होंगी वो उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा और इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं इन सब की जो भी मांग है वे भारत में अधिक बढ़ती चली जाएगी और इससे क्या होगा, इससे उनका प्रभाव भारत में अधिक बढ़ेगा। और जो भारतीय होंगे अपनी पिछड़ी जो संस्कृति है उनकी शिक्षा का पतन होता चला जाएगा और इनका जो शिक्षा व्यवस्था है वे बढ़ती चली जाएगी। तो ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वे ब्रिटिश शिक्षाओं को उनकी रुचियों को अपनाते चले जाएं। वुड के नीति पत्र से यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इसमें वे ज़्यादा साहित्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से
भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो कुछ भिन्न प्रकार के लाभ थे और भिन्न प्रकार के कुछ अलग दृष्टिकोण थे। और साथ ही साथ दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य जो होगा वे भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था। मतलब ये सब जो कहा है पश्चिमी व्यक्तियों ने अपने भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृतियां हैं, जो शिक्षाएं हैं, उसका बल भरकर जी भरकर उसका विरोध किया है, ना कि समर्थन किया है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। जो नीति पत्र थे उसमें भिन्न प्रकार की बातें कही गई थी, जो कि ऊपर हमने अभी देखी। तो सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया और इससे क्या होगा, शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होगा। इस नीति पत्र में बहुत अधिक अहम कदम उठाए गए और क्या कहा गया कि जो शिक्षा संबंधी सभी मामले हैं वे सरकार के अधीन रहेंगे। और इसके पश्चात जो विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गई। जो विश्वविद्यालय है उसकी शिक्षा के लिए भिन्न प्रकार के कदम उठाए गए। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्कूल शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था दिल्ली में, मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में, बिठूर में, तो क्या हुआ, जो मद्रास है और कोलकाता और इसके अलावा मुंबई, इन सभी स्थानों पर महाविश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। देखिए 1854 में यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों का निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं, सेवाओं, दर्शन एवं साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। और ये देखिए, ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे, विलियम केरे इनका नाम है। और इन्होंने जो सेरामपुर है वहाँ पे एक मिशन स्थापित किया था। और साथ ही साथ इन्होंने आगे चलकर 1800 में एक छापे खाना भी खोला था और 1818 में एक कॉलेज की स्थापना करी थी। तो इन्होंने किस लिए ये सब किया था, इनका मानना था कि ये नैतिक शिक्षा पर अधिक जोर प्रदान करने पर बल देते थे। तो बहुत से ऐसे देखिए, कलकत्ता का जो हुगली नदी के तट पर सेरामपुर कॉलेज हुगली नदी के तट पर। और ये देखिए, स्थानीय शिक्षाएं पहले कुछ इस प्रकार दी जाती थी जो गुरुकुल में प्राप्त होती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। लेकिन आगे चल के ऐसे स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाने लग गई। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह
पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एड्ज की रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर स्थानीय विद्यालयों का क्या हुआ, उसी पर एक विलियम की रिपोर्ट है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उसे देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एड्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वे दिलचस्प थी। एड्स ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। कहाँ पर? खास तौर पर बिहार पर और बंगाल पर। इनमें 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इनकी संख्या 20 से कम होती थी विद्यार्थियों की। फिर भी इन पाठशालाओं में जो पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो पाठशालाएं कई 1 लाख के करीब पाई गई थी, और बंगाल और बिहार की रिपोर्ट है ये, जिसमें 20 से भी कम संख्या में बच्चे पढ़ते थे। हालांकि जब इनको जब मिलाकर आंकड़ा तैयार किया गया तो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे थे जो इन पाठशालाओं में पढ़ते थे। और जो ये पाठशालाएं थी ये संस्थानों द्वारा चलाई जाती थी या समुदाय द्वारा, या फिर जो गुरु होते थे वे खुद इसकी स्थापना किया करते थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताब नहीं थी। ये आज आधुनिक शिक्षा से प्राचीन शिक्षा की तुलना की जा रही है कि बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं होती थी और छपी हुई पुस्तक नहीं होती थी। पाठशाला की इमारतें अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच नहीं होते थे, कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षा लेने और बच्चे की हाज़िरी लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद का जो पेड़ होता था उसकी छाँव में ही चलाई जाती थी, और तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चे को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से ही तय होती थी, और अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या आप और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में ही बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थी के साथ गुरु अलग अलग से बात करते थे। बैठते एक ही स्थान पे थे, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं होती, उनकी क्षमताएं होती, उसके अनुसार वे जो गुरु होता था उनसे बात करता था। और एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के जो बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे।
तो हाँ, जब इस प्राचीन व्यवस्था के अनुसार सभी पढ़ाई किया करते थे, चाहे वो बच्चा गरीब परिवार से हो या अमीर से, या फिर किसान हो, या फिर कहीं कार्य करने वाला हो। एक ग्रामीण पाठशाला, उसका एक यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ये हमने पहले देख लिया है। ये 18वीं शताब्दी के आखिर में भारत आए। अपने चित्रों में उन्होंने दैनिक जीवन को प्रदर्शित किया। किसने? फ्रांसवा सॉल्विन नामक डच पेंटर थे, उन्होंने। और ये देखिए, नई दिनचर्या एक नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसीलिए कंपनी की स्थानीय पाठशालाओं के कामकाजों में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी नई दिनचर्या, नए नियमों, नए निरीक्षणों के जरिए पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहती थी। तो कंपनी अपनी जो भी शिक्षा लागू करना चाहती थी उस पर अधिक जोर देती थी, ना कि स्थानीय जो पहले से खोले गए विद्यालय थे, जो छोटे थे और भिन्न प्रकार के थे, तो उन पर अधिक बल नहीं दिया करती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाया है? इससे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। कंपनी ने बहुत अधिक संख्या में पंडितों को, जो कि ब्राह्मण थे। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 या 5 स्कूलों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वह समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजे और कक्षा को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाए। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और जो विद्यार्थी की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं के रूप रेखा तैयार की जाने लग गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो आज की जो आधुनिक शिक्षा चल रही है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे आरंभ हो गई। और उनका मानना था कि अब जो विद्यार्थी है वे ठीक नियमित रूप से स्कूल में आए और नियमित रूप से अपनी जो परीक्षाएं हैं उसको दे और अनेक प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन करें। और पंडितों को इसलिए रख दिया गया, तैनात कर दिया गया, वो इसकी देख रेख करेंगे और हर जो समय सारणी के अनुसार उनकी क्लास चलाने पर बल दिया गया था। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई नीतियों के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, तो सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लग गए। तो जिन्होंने अपनी प्राचीन व्यवस्था को जारी रखा था, उसी व्यवस्था से विद्यालय चलाते थे अपना, तो उससे जो नया विद्यालय है उससे वो लोग प्रभावित होने लग गए और उनकी महत्वता कम होती चली गई। इस नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी जो नतीजा हुआ, पहली वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला जा सकते थे, क्योंकि शाला और समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई नीतियों के अनुसार अनुशासन की मांग थी कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल आए और कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जरूरी है। जबकि उस समय गरीब घरों में बच्चे खेत में काम करने
जाया करते थे और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अम, अनुशासनहीनता माना जाता था। यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। तो अब नए जो स्कूल खुले गए थे उसमें गरीब बच्चे वे आना उनका थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वे नियमित रूप से आने पर बल देते थे और जो फीस होती थी उसे निश्चित समय पर प्रदान करने पर बल दिया करते थे और अनुशासन के अनुसार रहने पर। लेकिन जो प्राचीन व्यवस्था थी वे जो फसल थे, मौसम थे, उसके अनुसार बच्चों में थोड़ा ढील दी जाती थी कि उस जैसे फसलों की कटाई के समय विद्यालय नहीं आने पर बल दिया जाता था। और इसके साथ ही साथ जो गरीब बच्चा था वे अपनी शिक्षा भी प्रदान कर सकता था आसानी से। आगे पढ़ेंगे शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची।